क्रिप्टिड्स, वो रहस्यमयी जीव या प्राणी जिनकी कहानियां अमेरिका जैसे देशों के जंगलों से लेकर लोगों के डर और कल्पनाओं तक फैली हुई हैं। चाहे वो बिगफुट हो, वेंडिगो हो या फिर स्किन वॉकर, इनकी मौजूदगी पर बहस आज भी जारी रहती है। क्या ये सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा है या फिर सच में ये जीव हमारे आसपास ही कहीं छुपे हुए हैं? इन प्राणियों का जिक्र अमेरिकी मिथकों और लोक कथाओं में सदियों से होता आया है। इनके बारे में सुनने वालों का कहना है कि ये जंगलों, पहाड़ों और सुनसान जगहों पर छुपे रहते हैं और कभी कभी उनकी एक झलक किसी की भी रूह कपा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ असली लोगों की कहानियां जो इन रहस्यमयी प्राणियों से जुड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। तो अगर आप भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप देश और दुनिया के किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं या हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं। ये जानकर हमें बेहद खुशी होगी कि लोग कहाँ कहाँ से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आरूज टेल्स पर हर कहानी आपके लिए एक नई कहानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मैं अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में रहता हूँ और एप्लाचाइन पहाड़ों से लगभग 5 घंटे की दूरी पर हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर पुरुष हूँ और मार्च 2020 में मैंने अपने परिवार और दोस्तों के सामने अपनी सच्चाई जाहिर की थी। मेरी माँ को ये सब कभी नहीं पता चला क्योंकि वो जनवरी 2020 में ही गुजर गई थी। मेरे परिवार के पास 34 एकड़ जमीन है जिसमें हल्के जंगल और खुले मैदान हैं। ये घटना अक्टूबर या नवंबर 2020 की है। रात के लगभग 9 या 10 बजे का समय था और बाहर घना अंधेरा था। मैं हमारे घर के साइड यार्ड में बने एक झूलने वाले कुर्सी नुमा झूले पर बैठा हुआ था। झूला हमारे ट्रेलर के सामने के हिस्से के करीब था। मैं अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था क्योंकि उस समय कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था और आत्महत्या के विचार भी मेरे मन में अक्सर आते थे। खैर, हमारे ट्रेलर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी। ये पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी छाया मेरे बेडरूम की खिड़की तक पहुंचती है। मेरा बिस्तर भी खिड़की के साथ ही लगा हुआ है। फोन पर बात करते हुए मैंने अचानक सुना कि मेरे बेडरूम की खिड़की की तरफ से, यानी पेड़ के दूसरी तरफ से, तेज और मधुर गुनगुनाहट की आवाज आ रही है। ये गुनगुनाहट शांत और मेरी माँ जैसी सुकून देने वाली थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को पहले ही खो चुका था और वो मेरी इकलौती पेरेंट थी। ये आवाज़ सुनकर मुझे लगा जैसे ये वही सुकून था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ये आवाज़ मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मेरे दोस्त ने फ़ोन पर मजाक में कहा, हो सकता है ये किसी जलपरी की आवाज़ हो, लेकिन हमारे आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था, तो मैंने इसे एक दयालु और माँ जैसी आत्मा समझा जो शायद मेरी ज़रूरत समझकर मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही थी। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये जलपरी और आत्माओं जैसी चीज़ों पर विश्वास रखता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। आप सभी जिन चीज़ों में विश्वास करना चाहें उन चीज़ों में रख सकते हैं। कहानी पर वापस आता हूँ। वो आवाज़ मुझे लगातार सुनाई दे रही थी और मैं बेहद अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। जब मैंने फ़ोन रखा तो मैं अपने जीवन की परेशानियों और चिंताओं के बारे में सोचने लगा। मैं तनाव में आ गया था और बस विचारों में खोया हुआ था। उस गुनगुनाहट की आवाज़ भी अचानक से रुक गई थी। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा
लेकिन जो मैंने आगे अनुभव किया उसने मुझे हैरान कर दिया। हमारे मैदान के पास के जंगल से किसी ने मेरा नाम पुकारा, और ये मेरा नया नाम था जो मैंने सितंबर में ही चुना था। मैंने अपने ट्रांजिशन के बाद अपना पहला नाम बदल लिया था। इस कहानी के लिए मान लीजिए कि मेरा अब का नाम बॉब है। मुझे लगा कि मेरी माँ की आवाज़ में जंगल से मेरा नाम पुकारा गया है। यह आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी, लेकिन मेरी माँ एक रूढ़िवादी ईसाई थी जो ट्रांसजेंडर लोगों के बिल्कुल खिलाफ थी। वो कभी भी मेरे नए नाम को स्वीकार नहीं करती और ना ही उन्हें इसके बारे में पता था, क्योंकि उनका निधन इससे पहले ही हो चुका था। ये मेरी माँ की आवाज़ ज़रूर थी, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ थी। आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने उसे रिकॉर्ड करके चलाया हो, जैसे किसी ने मेरी माँ को बॉब बोलते हुए रिकॉर्ड किया हो, पर यह असंभव था। मेरी माँ जनवरी 2020 में ही गुजर चुकी थी और ये घटना लगभग 1 साल बाद की है। उस दिन के बाद से मैंने कई बार अपने घर के पास ट्रैम्पोलिन के पास उसी जंगल से मेरे नाम की आवाज़ सुनी है, और ये अक्सर रात को होता है। और जब भी मैं अपनी माँ की पुरानी वर्कशॉप से घर तक पैदल जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मुझे कोई घूर रहा है। मैंने कई बार पलटकर देखा है, लेकिन कभी कुछ नज़र नहीं आया। फिर भी मेरे अंदर का डर और बेचैनी मुझे जल्दी से घर के अंदर जाने को मजबूर करती है। ये सब अनुभव मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये आखिर है क्या। हाल ही में मैंने स्किन वॉकर के बारे में पढ़ा है। ये ऐसे प्राणी माने जाते हैं जो किसी इंसान या जानवर का रूप धारण कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ पैरानॉर्मल है या किसी क्रिप्टिड का काम है। उस रात के बाद से मैं हर बार जब भी उस इलाके में जाता हूँ मुझे असामान्य सी बेचैनी महसूस होती है। मैंने इंटरनेट पर स्किन वॉकर्स और दूसरे क्रिप्टिड्स के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कहानी इतनी डरावनी लगती है कि मैं इसे किसी सामान्य घटना के रूप में नहीं देख पाता। क्या ये कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरे डर और दुख का फायदा उठाकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही थी, या ये किसी क्रिप्टिड का काम था जो जंगल के भीतर से मुझे बुला रहा था? मैं अभी भी इस घटना के लिए स्पष्टीकरण ढूंढ रहा हूं, लेकिन एक बात निश्चित है, उस रात ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। मैं अब कभी भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि ये क्या हो सकता है। क्या आप में से किसी ने कुछ ऐसा अनुभव किया है? क्या ये पैरानॉर्मल था या कोई क्रिप्टिड? कृपया मुझे अपनी राय और सलाह जरूर दें। ये घटना कई साल पहले मेरे साथ हुई थी। मैं कॉलेज से वीकेंड के लिए घर जा रहा था और ग्रामीण यूटा की सड़क पर गाड़ी चला रहा था। एक सड़क है जिसे एमा पार्क रोड कहा जाता है। ये सड़क बहुत कम इस्तेमाल की जाती है और राज्य भी इसकी देखरेख नहीं करता है, लेकिन ये सड़क मेरे सफ़र के 20 मिनट बचा देती थी। इसलिए मैं अक्सर घर जाते समय इसी सड़क से जाता था। मैं सड़क के उस हिस्से पर गाड़ी चला रहा था जो बिल्कुल सीधा था और उसके अंत में एक छोटा सा पहाड़ जैसा ऊंचा हिस्सा था। सड़क के दोनों तरफ छोटे गड्ढे और चारों ओर जितनी दूर तक देख सकते थे वहां तक छोटे छोटे रेतीले झाड़ और पेड़ थे। मेरे ठीक आगे दिन के उजाले में मैंने देखा कि कुछ छोटा सा जानवर सड़क पार कर रहा था। वो शायद कोई खरगोश था। इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसका पीछा कौन कर रहा था। पहले तो मेरा दिमाग समझ ही नहीं पाया कि मैं देख क्या रहा था। वो बहुत लंबा था, कम से कम 6.5 फीट का, शायद उससे भी लंबा। उसका शरीर इतना पतला था कि लगभग कंकाल जैसा दिख रहा था।
उसकी पसलियां साफ साफ दिख रही थी और वो पूरी तरह से काले रंग का था। इतना काला कि उसकी कोई भी डिटेल्स मुझे दिख ही नहीं रही थी। वो बस एक साए जैसा लग रहा था। उसके पैर कुत्ते जैसे थे और उसके हाथ इतने लंबे थे कि लगभग जमीन को छू रहे थे। वो अपने दो पैरों पर चल रहा था। वो जिस तरह से दौड़ा वो बहुत तेज और डरावना था। वो ना तो किसी इंसान जैसा था और ना ही किसी ऐसे जानवर जैसा जिसे मैं जानता हूं। वो पूरा मंजर 3 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं चला। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे और मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जब मैंने उस जगह पर पहुंचकर देखा जहां से वो सड़क पार कर कर गया था, तो मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। मैंने कार को धीरे किया और सड़क के किनारे रोक लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और सड़क के किनारे रेतीली जमीन और झाड़ियों की ओर देखने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। फिर मैंने जमीन पर कुछ निशान देखे। वो बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जैसे किसी कुत्ते के, लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। निशान काफी गहरे थे। इसका मतलब वो जो भी था बहुत भारी था, लेकिन देखने में वो बहुत हल्का और दुबला पतला लग रहा था। मैंने घुटने टेक कर उन निशानों को गौर से देखा। ये निशान झाड़ियों की ओर जा रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर जाकर ये निशान अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज हवा में कहीं गायब हो गई हो। मैं झट से खड़ा हुआ और महसूस किया कि मैं वहां अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। चारों तरफ की खामोशी मुझे अब और भी अजीब लग रही थी। मैंने आखिरी बार चारों तरफ देखा और फिर अपनी कार की ओर चलने लगा, और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी परछाई मुझे सड़क पर दिखाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी पेड़ या झाड़ियों की प्राकृतिक छाया है, लेकिन उनमें से एक छाया कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। वो किसी पेड़ से या झाड़ी से जुड़ी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि एक अजीब ही आकार की थी। अब मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं धीरे धीरे अपनी कार की ओर पीछे हटने लगा। बाकी सब छायाएं हिल रही थीं, लेकिन सिर्फ एक वो छाया हिली भी नहीं। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी जैसे वो मुझे ही देख रही हो। मैंने तेजी से कार का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह इंजन चालू किया और गाड़ी को वहां से भगा लिया। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। सड़क के किनारे हर छाया, हर हलचल मुझे डरा रही थी, लेकिन जब भी मैं रियर व्यू मिरर में देखता मुझे वहां कुछ नहीं दिखता था। जब मैं घर पहुंचा तब तक मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। पहले तो मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन जब आखिरकार मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। ज्यादातर लोग उसे नकारते हुए कहते कि वो उस रोड पर कई बार गए हैं और उन्होंने कभी भी कुछ भी ऐसा अजीब नहीं देखा। उनके इस तरह के जवाबों ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। सालों बाद भी मैं उस घटना को समझने की कोशिश करता हूँ। कहीं वो कोई घायल जानवर तो नहीं था, या कोई छाया जिसने मेरे दिमाग को धोखा दिया हो, लेकिन कोई भी व्याख्या मुझे संतोषजनक नहीं लगती। कभी कभी मैं क्रिप्टिड्स यानी अज्ञात जीवों या अलौकिक घटनाओं के बारे में रिसर्च करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उस प्राणी से मेल खाता हो। आज भी उस दिन की याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने एमा पार्क रोड पर फिर कभी गाड़ी नहीं चलाई और मैं कोशिश करता हूं कि उस सुनसान सड़क से हमेशा दूर ही रहूं। पिछले साल मार्च में
मैं अपनी वर्क वैन में वार्निंग लीड से लिटिल हैम्पटन डिलीवरी शुरू करने के लिए जा रहा था। सुबह के करीब 5 बजे का समय था। आसमान अभी भी पूरी तरह से काला था, लेकिन मौसम साफ हो चुका था। मैं A24 के साउथ बाउंड पर गाड़ी चला रहा था और अशिंगटन गांव के दक्षिणी छोर को पार कर चुका था। जल्द ही मैं स्टार रिंगटन राउंड अबाउट के पास पहुंचने वाला था। मेरी बाईं ओर घास का एक हिस्सा था जो कुछ 100 फीट तक फैला हुआ था और लगभग 6 फीट चौड़ा था। इसके बाद बड़े बड़े झाड़ियों का घना इलाका शुरू हो जाता था। मैंने वहां एक अजीब सा प्राणी देखा जिसका रंग एक गत्ते के डिब्बे के जैसा था। वो करीब 4 फीट लंबा था, लेकिन वो अपने पंजों पर बैठा हुआ था, कुछ इस तरह कि उसकी एड़ियां उसके कूल्हों को छू रही थी। वो झाड़ियों के आधार की ओर तिरछा मुंह किए बैठा था, इसलिए मैंने उसकी पीठ और शरीर के बाएं हिस्से को ज्यादा देखा। उसकी रीढ़ और पसलियां दिख रही थीं, लेकिन बहुत ज्यादा उभरी हुई नहीं थीं। उसके कान छोटे और गोल थे, जो इंसानों के कानों की जगह पर थे, लेकिन आकार में काले भालू के कानों जैसे थे। उसकी एक पूंछ भी थी जो हल्के एस आकार में ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। वो बहुत पतला था और उसकी पूरी त्वचा पर कहीं भी बाल नहीं थे। जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मुझे एक थूथन दिखी, लेकिन वो ज्यादा उभरी हुई नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो घास में कुछ ट्रैक कर रहा था, शायद किसी प्रकार के छोटे जानवर को। उसके सर की हरकतें बहुत ही अजीब और अनियमित थीं। फिर उसने एक छलांग लगाई, जैसा कि एक लोमड़ी शिकार करते वक्त लगाती है। उस छलांग के दौरान मैंने उसके पैरों के तलवों को देखा, जो मुझे बेहद स्पष्ट रूप से याद हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान जैसे थे। मैं सुबह को बहुत जल्दी उठता हूँ और मैं एक पक्का देहाती लड़का हूँ, इसलिए मैं रोजाना कई लोमड़ियों को देखता हूँ। लेकिन ये प्राणी किसी लोमड़ी से उतना अलग था जितना कि एक बंदर एक इंसान से होता है। वो कुछ ऐसा था जिसे मैंने ना कभी अपनी आंखों से देखा, ना टीवी पर, ना इंटरनेट पर और ना ही किसी किताब में। ये पूरी घटना केवल 10 सेकंड तक चली। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने जोर से कहा कि ये क्या है। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। करीब 30 सेकंड बाद मैं राउंड अबाउट पर पहुंचा और उसी सड़क पर वापस लौटने के लिए यू टर्न लिया, इस उम्मीद में कि मैं उसे फिर से देख सकूं। लेकिन मुझे उसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिला। इस पूरी घटना में सबसे अजीब बात यह थी कि इसे देखने के बाद मुझ पर एक अजीब सी शर्मिंदगी की भावना छा गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे मुझे नहीं देखना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन मैं रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी कोई ऐसी नौकरी होती जिसमें मुझे इतनी सुबह उठने की ज़रूरत ना होती, तो शायद मैंने इसे कभी देखा ही ना होता। मुझे अब भी नहीं पता कि वो क्या था। अगर किसी ने कुछ ऐसा देखा हो या किसी के पास इस बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया साझा जरूर करें। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि उस रात हमने क्या देखा था। मैंने हर जगह खोजा है कि क्या किसी ने उस इलाके में कुछ ऐसा देखा है या फिर वहां की कोई ऐसी कथाएं हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी को पता हो कि हमने वहां क्या देखा या अगर किसी और ने भी कुछ ऐसा देखा हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पति और मुझे लगता है कि शायद वो एक वेंडिगो हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैंने पहले किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि उन्होंने RRG में कुछ ऐसा देखा है। मुझे लगता है कि मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि हमने वहाँ क्या देखा और अब हमें क्या करना चाहिए। मैं जिस रात के बारे में बताने जा रही हूँ उसके बाद से मुझे लगता है कि हमने इसे और करीब से महसूस किया है। मेरे दोस्त और मैं बहुत बार कैंपिंग करने जाते हैं
और मेरा सबसे पसंदीदा स्थान रेड रिवर गॉर्ज केंटकी है। हम वहाँ अक्सर जाते हैं और मैं वहाँ तब से जा रही हूँ जब मैं बच्ची थी। अब मैं 28 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ और मेरा भी एक बच्चा है और मैं अब भी वहाँ जाती हूँ। ये मेरी जगह के सबसे करीब जगह है जहाँ से आप हर रात मिल्की वे देख सकते हैं। ये सितारों को निहारने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है और मैंने हर साफ रात को वहाँ एक शूटिंग स्टार देखा है। जब हम अपने बच्चों के बिना जाते हैं तो हम रात में हाइकिंग करके किसी अच्छी जगह पर पहुंचते हैं और घंटों तक सितारों को देखते रहते हैं। हमारी पहली रात की हाइकिंग के अनुभव में हम ऐसे ट्रेल पर गए जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते थे और जो दिन में अक्सर इस्तेमाल होते थे। ये ऐसे ट्रेल्स थे जिन पर लकड़ी की बाड़ और छोटे रेस्ट रूम बने थे। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रेल नेचुरल ब्रिज स्टेट पार्क में है, जो नेचुरल ब्रिज की ओर ले जाता है। ये ट्रेल लगभग 2 मील ऊंचाई की ओर जाता है। मैंने इस ट्रेल को हर गर्मी में किया है और मैं इसे आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। इस ट्रेल में लकड़ी की सीढ़ियाँ, पत्थरों पर बनी सीढ़ियाँ, लकड़ी की रेलिंग, छत के नीचे बैठने की जगह और कचरे के डिब्बे हैं। लेकिन मुख्य ट्रेल हेड पर पहुंचने के बाद वहां कोई रोशनी नहीं है। ये अक्सर इस्तेमाल होता है और जबकि ये ऊंचाई पर जाता है, ये इतना कठिन नहीं है। बस आपके जूतों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और आपके पास पर्याप्त पानी हो तो सब ठीक रहेगा। मेरे दोस्तों ने इसे मेरे साथ कई बार किया है और वो भी इसमें आत्मविश्वास महसूस करते हैं। रात में इस ट्रेल पर हाइकिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन ये एक जंगल है और मैंने कभी भी बाहर की दुनिया के बंद होने के समय की परवाह नहीं की। जब हम इस मुख्य ट्रेल का उपयोग करके ऊपर की ओर गए तो हमने पूल और होडाउन आइलैंड के लिए बनाए गए पार्किंग स्थल पर पार्क किया। जब आप सड़क पार करते हैं जो पूल की ओर जाती है और आप पहले ट्रेलर मार्ग पर पहुंचते हैं, आप थोड़ी देर के लिए कंकड़ वाले रास्ते पर चलते हैं और नेचुरल ब्रिज स्टेट पार्क लॉज को पार करते हैं। वहाँ एक झरना और कुछ रोशनी होती है, इसलिए तेज चलना सबसे अच्छा है और उन रेंजर्स से बचकर रहना चाहिए जो आपको वहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं। फिर आप एक और सड़क पार करते हैं और वहाँ एक मिनी शेल्टर है जिसमें आप बैठ सकते हैं, या एक छोटी चट्टान की दीवार है जहां आप अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। इसके बाद ट्रेल शुरू होता है जो ऊपर की ओर जाता है। लेकिन उस रात शुरू से ही कुछ ना कुछ तो अजीब था। जैसे ही हमने हाइकिंग शुरू की, बादल छा गए और ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ ऐसे ही चलने वाले हैं और सितारे हम देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम फिर भी गए, ये सोचकर कि जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे शायद बादल साफ हो जाएंगे। शुरू में सिर्फ सामान्य डरावनी भावनाएं थीं जो हमें तनाव और चुप बनाए हुए थीं। आप जानते हैं कि आप ब्रिज के नीचे पहुंच गए हैं जब आप चूना पत्थर की एक विशाल दीवार देखते हैं। उस समय वहां दाईं ओर एक छोटा सा रेस्टरूम था जो एक दीवार के पास बना हुआ था और ट्रेल उस दीवार के बगल से निकलता था। जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो ट्रेल का एक काफी खड़ा हिस्सा पार करके आते हैं और वो रेस्ट रूम एक जन्नत की तरह लगते हैं। मेरे पति, मेरा दोस्त और मैं सभी रेस्ट रूम की सीढ़ियों पर बैठे थे। बेंच छत के नीचे था और बाहर की तुलना में वहां और भी अंधेरा था, इसलिए हम बस सीढ़ियों पर बैठे थे। हम उस जगह की ओर देख रहे थे जहां ट्रेल चूना पत्थर की दीवार के साथ निकलता था। हमारे पास, बल्कि हर किसी के पास, एक तेज एलईडी हेडलैम्प और एक हैंड हेल्ड फ्लैशलाइट थी। तभी अचानक हमें एक लड़की दिखाई दी जो एक हेडलैम्प पहने हुए थी और हमारे सामने की ओर से नीचे की ओर ट्रेल पर चल रही थी। उसका हाव भाव और उसके कपड़े बहुत अजीब थे। वो पूरी तरह से सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुई थी जिसमें एक ढीली टी शर्ट और कुछ अजीब से पजामे जैसे कपड़े थे। उसकी चाल थोड़ी असामान्य थी, जैसे वो सामान्य रूप से नहीं चल रही हो। हम तीनों चुपचाप बैठकर उसे आते हुए देख रहे थे। उसके पास एक हेडलैम्प था
और वो ट्रेल के बहुत करीब से चल रही थी। जब वो हमारी ओर आई तो मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल, उसकी स्थिति और उसकी हेडलैम्प के तेज रोशनी के कारण मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। जैसे ही वो रेस्टरूम के पास आई, उसने हमें देखा और वो वहीं रुक गई। हमने भी उसे देखकर अपने हेडलैम्प्स को नीचे कर लिया ताकि उसे असुविधा ना हो। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहा, उसकी आवाज सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने हमसे पूछा, आप लोग ऊपर जा रहे हैं या नीचे? उसकी आवाज बहुत अजीब थी, एकदम सपाट, बिना किसी भावना के। ये आवाज किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। मेरे पति ने धीरे से कहा, हम ऊपर जा रहे हैं। वो चुपचाप कुछ देर खड़ी रही और फिर बिना कुछ बोले नीचे की ओर चल दी। जैसे ही वो दूर गई, हमारे बीच की चुप्पी टूट गई। मैंने अपने दोस्त की ओर देखा और पूछा, ये लड़की कौन थी और वो यहाँ इस समय क्या कर रही है? मेरा दोस्त बोला, यहाँ रात में ट्रेल्स बंद होते हैं और वो अकेली क्यों घूम रही थी? मेरे पति भी चिंतित लग रहे थे। उन्होंने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ रुकना अब सही नहीं लग रहा। हम तीनों खड़े हुए और अपनी हाइकिंग जारी रखी। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेल पर ऊपर चढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और फिर अचानक हमें ऐसा लगा जैसे कोई लगातार हमें देख रहा हो। हम कई बार रुके, इधर उधर देखा। जंगल बहुत शांत था और हमें केवल अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? मैंने सर हिलाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? वो धीरे से फुसफुसाया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे लगता है वो लड़की शायद हमारे आसपास ही है। उसकी ये बात सुनकर हम सब डर गए और तेजी से ट्रेल पर चढ़ने लगे। हमारी हेडलैम्प्स की रोशनी जंगल को चमका रही थी, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम आखिरकार ब्रिज के पास पहुंचे तो हमने सोचा कि अब हमें राहत मिलेगी, लेकिन वहां पहुंचकर चीजें और भी अजीब हो गईं। ब्रिज पर चढ़ने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां थीं, जिन्हें फैट मैन स्क्विज कहते हैं। वहां से ऊपर जाकर आप ब्रिज के ऊपर चल सकते हैं। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमने ध्यान दिया कि आसपास बहुत अजीब आवाजें आ रही थीं। हमारी हेडलैम्प्स की रोशनी में हमें ट्रेल के किनारे टूटती हुई टहनियों की आवाज सुनाई दी। आवाजें पहले एक तरफ से आती और फिर दूसरी तरफ से। ऐसा लग रहा था कोई हमारे आसपास घूम रहा है। हम ब्रिज पर लेट गए और तारों को देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन बादल और भी घने हो गए थे और कोई तारे नहीं दिख रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। तभी हमें आवाजें सुनाई दी, मानो कोई हमसे कुछ दूरी पर बात कर रहा हो। मेरे पति बार बार उठकर चारों ओर देख रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हमें अचानक एक रोशनी की झलक दिखी, लेकिन उस रोशनी के साथ कोई इंसान नहीं दिखा। फिर हमें एक पक्षी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो असली पक्षी की आवाज नहीं लग रही थी। वो आवाज काफी बनावटी थी, जैसे कोई इंसान पक्षियों की नकल कर रहा हो। वो आवाज इतनी बनावटी थी कि हमें महसूस हुआ कि ये कुछ और ही है। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि हम अकेले नहीं थे। मैंने कहा, चलो यहां से चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पति और दोस्त तुरंत तैयार हो गए और ये देखकर मैं और भी डर गई कि वो भी मेरे जैसे डरे हुए थे। हमने ट्रेल पर वापस नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन नीचे उतरते समय ऐसा लग रहा था कि ट्रेल पहले से काफी लंबी हो गई है। हम तेजी से चल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैंने आखिरकार कहा, ये ट्रेल इतना लंबा क्यों लग रहा है? मेरे पति और दोस्त ने भी सहमति में सर हिलाया। हम सभी बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरे पति बार बार अपनी टॉर्च से जंगल के दोनों तरफ झांकते और उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैंने आंखों की चमक देखी है। हमने पूछा, किसकी आंखें? उन्होंने कहा, शायद किसी जानवर की,
लेकिन मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा। वो बहुत बड़ा लग रहा है। फिर हम एक जगह पहुंचे जहां ट्रेल के दाईं ओर लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। हम उस बाड़ के करीब चल रहे थे जब अचानक मेरे पति रुक गए। उन्होंने कहा, वो क्या है? हमने तुरंत अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन शुरुआत में हमें कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक हमारे सभी हेडलैम्प और टॉर्च एक अजीब आकृति पर पड़े। वो एक हल्के ग्रे रंग की आकृति थी जो झुकी हुई स्थिति में थी। वो अपने दाहिने घुटने पर झुकी हुई थी और हमारी ओर मुड़ रही थी। जैसे जैसे उसने हमारी ओर देखना शुरू किया, वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी। हम सब हैरान थे। वो आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत बड़ी। लोग अक्सर जंगल में भालू को इंसान समझ लेते हैं, लेकिन ये कुछ और ही था। ये बहुत पतला, लंबा और लगभग सफेद रंग का था। उसकी त्वचा डॉल्फिन की त्वचा जैसी चमकदार और चिकनी थी। वो धीरे धीरे पूरी तरह से खड़ा हो गया। उसकी लंबाई करीब 9 फीट होगी। उसके सर का आकार बहुत बड़ा था और उसकी आंखें मानवीय स्थिति में थीं, लेकिन उसके चेहरे पर और कोई विशेषता नहीं थी। उसकी आंखें बड़े खाली गड्ढों जैसी थीं। उसकी मुद्रा बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें धमका रहा हो। उसके हाथ इतने लंबे थे कि उसके घुटनों तक पहुंच रहे थे। हम सब वहीं जम गए। कोई भी हिल नहीं पा रहा था। तभी मेरे पति ने मेरी पीठ पर जोर से मारा और चिल्लाए, यहां से भागो। मुझे भी धीरे धीरे समझ आया कि यहां से भागना ही होगा। वो आकृति अचानक दाईं ओर मुड़ी और तेजी से भागने लगी। उसने लकड़ी के बाड़े को पार किया और ट्रेल के पीछे से हमारे रास्ते पर आ गई। हमने जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ना शुरू कर दिया। हमें पता था कि वो चीज़ हमसे बहुत तेज है और वो बाड़ा पार करने के बाद हम पर जल्दी ही हावी हो सकती है। हम सभी भागते रहे बिना कोई बात किए। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो हमें पकड़ लेगा। हम ट्रेल पर नीचे की ओर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत खड़ी ढलान वाला था जिससे भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि वो आकृति कभी भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं हुई। जब हम उस ट्रेल के शुरुआती हिस्से में पहुंचे जहां कंकड़ बिछे हुए थे, तो हमें जंगल की ओर से किसी भारी चीज के गिरने और टूटने की आवाज सुनाई दी। हम कार तक दौड़ते रहे और जैसे ही कार में पहुंचे तुरंत दरवाजे बंद कर लिए और वहां से तेजी से गाड़ी चला दी। जैसे ही हम मुख्य सड़क पर पहुंचे, आसमान अचानक साफ हो गया और तारे दिखाई देने लगे। जब उस आकृति ने हमें देखा था, मुझे ये एहसास हो गया था कि वो हमसे ज़्यादा चालाक और तेज है। मुझे यकीन था अगर हमने उसे नहीं देखा होता तो वो हम में से किसी एक को आसानी से पकड़ लेता और वहाँ से भाग जाता। मुझे लगता है कि उसने इसलिए झिझक दिखाई क्योंकि हम सभी ने उसे एक साथ देख लिया था और हम एक समूह में थे। जब हम वहाँ से सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुँचे तो हम सब ने अपने अपने फ़ोन निकाले और उस रात के बारे में लिखना शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की जब तक कि हमने अपने फ़ोन में लिखी कहानियां एक दूसरे को नहीं दिखाई। आज रात मैं और मेरा दोस्त उस अजीब और डरावने अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे थे जब हमने किसी को उनके घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दी थी। मैं इस घटना के संदर्भ में आपको और जानकारी देता हूँ। मैं कोलोराडो के वेस्टर्न स्लोप में रहता हूँ और एक नियमित मैरिजुआना उपयोग करता हूँ, खास तौर पर जब मैं देर रात अपने दोस्त के साथ डंजियंस एंड ड्रैगन्स के कैंपेन पर काम करता हूँ। इसलिए ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि यह अनुभव वास्तविक था, क्योंकि उस समय मैं नशे में था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने और मेरे दोस्त ने जो महसूस किया और जो देखा वो सब एक जैसा था। ये वसंत ऋतु का समय था। हम देर रात एक कैंपेन पर काम कर रहे थे और हमें भूख लग गई। मेरे दोस्त का घर एक गैस स्टेशन से केवल 4 ब्लॉक दूर था
और वहां साइड स्ट्रीट से पहुंचा जा सकता था। क्योंकि मैं नशे में था, मैं मेन स्ट्रीट से जाने की बजाय साइड स्ट्रीट का उपयोग करना चाहता था। मैं जानता हूं कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना था और साइड स्ट्रीट्स का बहाना देना इसे सही नहीं ठहराता। खैर, जब हम कन्वीनियंस स्टोर के बाहर से निकल रहे थे तो मेरे दोस्त को एक महिला ने रोका, जिसे वो अपने बचपन से जानता था। वो महिला उसकी माँ की करीबी दोस्त थी। वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और अकेली थी, इसलिए मेरे दोस्त ने उसे सुरक्षित घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश की। यहीं से चीज़ें अजीब होने लगीं। बिना किसी बातचीत के मुझे और मेरे दोस्त को ऐसा महसूस हुआ कि वो महिला चलने के लिए सुरक्षित स्थिति में नहीं थी। मैंने इसे इस बात से जोड़ा कि वो 60 या 70 साल की उम्र की थी, नशे में थी और पूरी तरह से अकेली थी। उसने दावा किया कि उसका घर सिर्फ एक ब्लॉक दूर है, लेकिन वास्तव में वो शहर से कुछ मील दूर था। वहां पहुंचने में उसे आसानी से कुछ घंटे लग सकते थे। हम छोटे शहर में रहते हैं जहां ना तो ऊबर है न लिफ्ट, और टैक्सियां इस समय लगभग 3 गुना महंगी होती हैं। इसलिए हमें रात 1:30 बजे उन्हें इतनी दूर अकेले पैदल जाते देखना बहुत अजीब लगा। जब हम उनके घर से थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें घर से थोड़ा दूर उतार दें ताकि उनके बॉयफ्रेंड को हेडलाइट्स ना दिखें। इस पॉइंट पर मैं और सवाल नहीं करना चाहता था और इस स्थिति में कई रेड फ्लैग्स थे और मैंने सोचा कि उन्हें वहीं उतार कर वापस अपने दोस्त के घर लौटना सबसे अच्छा होगा। जब मैं उस एकल लेन की मिट्टी वाली सड़क पर रिवर्स कर रहा था, मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं शहर वापस जाने से पहले कहीं रुककर बाथरूम जाऊंगा। जैसे ही मैंने सड़क के मोड़ पर गाड़ी घुमाई, मेरी हेडलाइट्स पेड़ों और झाड़ियों के एक छोटे समूह पर पड़ी। मैंने एक बहुत बड़े हिरन जैसे जीव को देखा जो मेरी हेडलाइट से खुद को छिपाने के लिए झुक रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा, लेकिन वो सामान्य हिरन जैसा नहीं था। उसके बड़े सींग थे जो सूखी पेड़ की शाखाओं जैसे लग रहे थे। उसके अगले पैर उल्टे, पतले और बहुत लंबे थे। मैं इसे इसलिए देख पाया क्योंकि उसका निचला आधा हिस्सा ऊपरी शरीर से नीचे की ओर झुका हुआ था। उसका ऊपरी धड़ बहुत बड़ा था और मुझे लगा कि उसकी खाल पर धारियां भी थीं। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि वो उसकी पसलियां थीं जो उभरी हुई लग रही थीं। जब हाई बीम की रोशनी उस पर पड़ी तो उसकी आंखें चमकने लगीं। पहले तो मैंने इसे एक सामान्य हिरन समझा क्योंकि हमारे इलाके में हिरन हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये हिरन के आकार से बहुत बड़ा था। आसानी से 15 फीट ऊंचा, लेकिन बहुत पतला। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच की बातचीत अचानक रुक गई, जैसे हम दोनों उसे ही देख रहे थे और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। करीब 1 मील दूर रुककर जब मैंने बाथरूम जाने के लिए गाड़ी रोकी तो मैं बार बार सड़क की ओर देखता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वो प्राणी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब मैं वापस कार की ओर लौटा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त भी सड़क की ओर देख रहा था। वो भी वही कर रहा था जो मैं कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने भी कुछ देखा था। उसने कहा कि उसने जो देखा वो स्टूडियो गिबली की फिल्म प्रिंसेस मोनोनोके के जंगल के आत्मा जैसा था, लेकिन जैसे वो नरक से निकला हो। इस बिंदु पर मेरा डर सही साबित हुआ और मैं कार में कूद गया और तेजी से वहां से निकल गया। हम दोनों ने उस समय जो महसूस किया वो डर से भी ज्यादा था। ऐसा लगा जैसे हमारा शिकार किया जा रहा हो, या अगर हम उसे देखने वापस जाते तो हमारी जान खतरे में होती। मैंने पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। यह एक नया अनुभव था जिसे मैं दोबारा कभी नहीं चाहूंगा। मैं खुश हूं कि वो महिला सुरक्षित घर पहुंच गई और हम सही समय पर वहां थे जिससे हम उसकी मदद कर सके। उस घटना के बाद मुझे उसके जीवन के संघर्षों और नशे की लत के बारे में पता चला, जो वर्षों में और भी खराब हो गई थी। उस रात के बाद
मेरे दोस्त और मैंने व्यक्तिगत रूप से कई समस्याओं का सामना किया। हमारी मैरिजुआना की खपत बढ़ गई क्योंकि हमें डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार, परिवार में मौत और अन्य समस्याओं से निपटना था। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उस रात जो हमने देखा उसका हमारे जीवन की इन कठिनाइयों से कोई संबंध है, लेकिन ये बहुत अजीब है कि उस घटना के बाद से हमारा जीवन बदतर हो गया। मैंने वेंडिगो और स्किनवॉकर के बारे में शोध करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसी कहानियाँ मिली जिन्हें वास्तविक घटनाओं के रूप में लेना बहुत कठिन है। मैं भविष्य में इनके बारे में और जानना चाहूँगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसे किस्से हों तो ज़रूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई किस्सा मेरे बताए गए जानवर से मेल खाता है या नहीं।